किसी के पैर में तक गिर जाता है तो वो छुपाने के लिए किसी भी घर पे गिर जाए तो कोई इंसान किसी की जान दे भी सकता है और ये जान दे भी सकता है। कुछ ऐसी कहानी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्मिता। आज एक कार डायरी February 1986. In California, to Van City के एक अपार्टमेंट में शेरी रेजोल्यूशन की बॉडी मिली थी जहाँ वो अपने पति जॉन के साथ रहती थी। शेरी की बॉडी बहुत बुरी हालत में मिली थी जहाँ उसकी बॉडी पर 3 गोलियों की और एक काटने का निशान था। मर्डर हुआ उस दिन बाजू में काम करने वाली एक लड़की उसके घर में कुछ झगड़ने की आवाज सुनी। उसको लगा कि फैमिली मैटर हो सकता है, इसलिए उसको बताना जरूरी नहीं था। हमें पता है शेरी के बॉडी पर 3 गोलियों के निशान मिले थे, लेकिन मेयर ने एक भी गोली की आवाज नहीं सुनी। जिस दिन शेरी का मर्डर हुआ उस दिन शेरी के घर से 2 चीजें गायब थी। एक थी BMW कार। हालांकि कुछ समय बाद मशीन कार तो मिल गई, लेकिन कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से पुलिस ने ये रॉबरी केस मान लिया। डिटेक्टिव जो केस को संभाल रहा था उसने और भी पॉसिबिलिटी कंसीडर की और उसने शेरी के हस्बैंड को अगला सस्पेक्ट माना, क्योंकि शेरी के मर्डर के कुछ दिन बाद ही जॉन अपने जॉब छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। जल्दी शेरी के पेरेंट्स ने पुलिस को लैजरस के बारे में बताया। हमने पुलिस से ये कहा कि उसने शेरी को कभी लैजरस के बारे में बताई। अभी भी पुलिस का फोकस यही था कि ये रॉबरी केस हो सकता है। जिस दिन शेरी का मर्डर हुआ उस दिन एक पर्सन 38 कैलिबर की गन लेकर उस एरिया में दिखाई दिया। तो शेरी के बॉडी पर काटने के भी निशान थे, जो कि बहुत अनयूजुअल था, क्योंकि चोर अक्सर चोरी करते समय झगड़ने के टाइम शेरी को काट भी सकता था। इसलिए पुलिस ने रॉबरी केस ही कंसीडर किया। इसके बाद सिटी में बहुत से गैंगवार चालू हो गए और पुलिस ने एक केस खोल कर रखा और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं। अगले 1 साल बाद फ्रस्ट्रेटेड फैमिली पुलिस पर एक प्रेशर बनाया कि केस को आगे कंटिन्यू करे, लेकिन फिर भी कुछ एविडेंस न मिलने की वजह से पुलिस ने केस होल्ड पर ही रख दिया। फिर एक बार शेरी के पेरेंट्स ने 1993 में पुलिस पर प्रेशर बनाया कि वो केस को रीओपन करे और इस बार उन्होंने डीएनए टेस्टिंग की मांग की, जो कि उस टाइम तक अवेलेबल हो चुकी। 90s में डीएनए टेस्टिंग हो चुकी और जिसके टेस्टिंग के लिए एलपीडी ने फुल केस को रीओपन किया। इसमें शेरी का केस एकदम परफेक्ट था। तो 2004 तक काम किया गया, लेकिन फॉरेंसिक टीम की जांच में यह पता चला कि शेरी के मर्डर केस में जो कि डीएनए कलेक्ट किए गए थे उसमें सस्पेक्ट का डीएनए मिसिंग था। और आगे रिसर्च में यह पता चला कि शेरी की बॉडी पर जो काटने का निशान था उसके सलाह से यह पता चला कि डीएनए किसी फीमेल का है। लेडी जेनिफर फ्रांसिस ने इस केस पर स्टडी की और डिटेक्टिव से बातचीत में यह पूछा कि इस केस में किसी थर्ड पार्टी लेडी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, जो कि थी लैजरस। और लैजरस एक एलएपीडी डिटेक्टिव भी थी। डिटेक्टिव ने फ्रांसिस से कहा कि इस केस में लैजरस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि एग्जिट के बारे में इस केस में कोई भी एविडेंस नहीं मिला। 2009 में इस केस में फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्योंकि डीएनए टेस्टिंग में एक फीमेल सस्पेक्ट थी और इस केस में फिर से एक इन्वॉल्वमेंट हो चुका था, जिसके कारण एलएपीडी ने इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन 2 नए ऑफिसर को सौंप दिया गया था, जो कि बारबा और न्यूटन। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शेरी का ज्वेलरी बॉक्स उसके ड्रेसर के ऊपर रखा हुआ था, जो कुछ छुआ तक भी नहीं था, और मेन डोर पर एक अलार्म बेल था, जो कि फोर्सफुली तो ओपन नहीं किया गया। पुलिस फिर भी रॉबरी केस पर कंसिस्टेंट थी, क्योंकि सीढ़ियों पर सारे स्टीरियो इक्विपमेंट खड़े हुए थे। जब पता चलता है कि शेरी और अटैकर के बीच में फाइट सीढ़ियों के ऊपर तक चालू हो गई तो वो नीचे आने तक जारी रही। लेकिन बिखरे हुए इक्विपमेंट को देखकर ये लग रहा था कि वो इक्विपमेंट जानबूझकर फैला गया है। अगर चोर का मकसद चोरी करना होता तो वो शेरी को शूट करके वहां से तुरंत भाग जाता, लेकिन इस केस में हालांकि ऐसा नहीं हुआ। डिटेक्टिव्स को केस में और आगे जांच करने पर केस फाइल में 5 फीमेल की सस्पेक्ट की लिस्ट मिली। न्यूटेल और बारबा ने उन फीमेल सस्पेक्ट पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इन 5 फीमेल का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उनमें से एक भी फीमेल का डीएनए सैंपल अटैकर से मैच नहीं हुआ। अब सिर्फ एक ही लेडी का डीएनए सैंपल कलेक्ट करना बाकी था, जो कि लैजरस। हस्बैंड भी एक डिटेक्टिव था, जो कि कमर्शियल क्राइम डिवीजन में काम करता था, और उसके बहुत से दोस्त भी वहाँ काम करते थे, जो कि लैजरस को इंफॉर्मेशन दे सकते थे, क्योंकि अगर लैजरस क्रिमिनल निकली तो अपना केस स्ट्रॉन्ग कर लेगी। और डिटेक्टिव्स को ये भी डर था कि अगर वो किलर नहीं निकली तो उसका बहुत बड़ा बदनामी हो सकती थी, जिसका कोई भी ऑन पेपर पूरा रिकॉर्ड नहीं। इसी कारण डिटेक्टिव ने उसे नंबर 5 नाम दिया और केस को आगे छोटे छोटे काम करने लगे। डिटेक्टिव ने जल्दी लैजरस की डेट की रिकॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन की। उसे ये पता चला कि बहुत से एलएपीडी ऑफिसर 38 कैलिबर को एज अ ऑफ ड्यूटी गन या बैकअप गन के हिसाब से रखते, जिसके डिसिप्लिन गन से शेरी का मर्डर हुआ। आगे स्टेट एंड डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड से ये पता चला कि लैजरस उस टाइम 8 एनिवर्सरी मॉडल गन यूज करते थे। आगे रिकॉर्ड से ये पता चला कि शेरी के मरने के 13 दिन बाद ही लैजरस ने अपनी गन खो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गन खो गई थी, वो जगह बहुत ही पॉपुलर फायर था,
जिससे कि डिटेक्टिव ने यह अंदाज लगाया कि लैरिस ने अपनी गंजा बुझ कर पेसिफिक ओशन में फेंकी। ट्वेन मिसिंग होने के कारण डीएनए की एक लाख ऑप्शन बच गई। आगे जांच में ये पता चला कि शिवे का जिस मर्डर हुआ था उस दिन लैरिस ऑफ ड्यूटी थे। लैरिस को ये लगा कि ऑन ड्यूटी गन यूज करने से अच्छा ऑफ ड्यूटी गन यूज करना बेहतर हो सकता है, और एक ऑफिसर को अच्छी तरह से पता होता है कि मर्डर केस को रॉबरी केस कैसे दिखाना है। उसके फादर ने पहले ही कहा था कि लैरिस शिवे से कंटिन्यू कांटेक्ट करती थी, पर केस फाइल में कहीं भी मेंशन नहीं था। लैरिस के लिए पीडी ऑफिसर थी और उसका इस केस में कोई भी कनेक्शन ना मिलने की वजह से पुलिस ने उसे सस्पेक्ट नहीं कंसीडर किया, पर लैरिस अब प्राइम सस्पेक्ट बन गई थी। डिटेक्टिव ने अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म किया कि बिना किसी वारंट के लैरिस का डीएनए टेस्ट किया जाए। कुछ टाइम बाद लैरिस को ये इन्फॉर्म किया गया कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, क्योंकि लैरिस जब कुछ टाइम के लिए ऑर्डर पे पड़ती तब उसने एक लाश को पानी दिया। जब ऑफिसर्स ने उस लाश का डीएनए टेस्ट नहीं कराया, ये पता चला कि शरीर के बॉडी पर जो काटने का निशान था उससे वो मैच हुआ, और जून 2009 में लैरिस को अरेस्ट किया गया। तो आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि लैरिस ने आखिर से कदम किया ही क्यों। पीछे जाने के लिए हमें स्टोरी में थोड़ा पीछे जाना होगा। इसका कनेक्शन है शेरी के हस्बैंड जॉन से। तो बात ये है कि जॉन और लैरिस कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को जानते थे, पर ये बात सिर्फ जान पहचान तक नहीं थी। कॉलेज के टाइम में वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे और उनमें फिजिकल एक्टिविटीज भी हुई। लैरिस जॉन से प्यार करने लगी थी, पर जॉन की साइड से कोई भी फीलिंग नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद लैरिस ने सिटी पुलिस एकेडमी ज्वाइन कर ली और जॉन ने भी एक कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। कुछ टाइम बाद जॉन से भी मिला और दोनों रिलेशन में गया, लेकिन लैरिस को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। जॉन के 25th बर्थडे पर लैरिस ने उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी। इसमें जॉन शेरी के साथ आया था। इससे लैरिस को ये पता चला कि जॉन शेरी के साथ रिलेशन में। इसे जानकर लैरिस डिप्रेशन में चली गई थी। जल्दी लैरिस को ये पता चला कि जॉन और शेरी एक दूसरे से शादी करने वाले, जिसके बाद लैरिस का शेरी के घर आना जाना बढ़ गया और शायद इसी बीच लैरिस ने शेरी को मार डाला। हाईकोर्ट ने लैरिस को गिल्टी मानकर 27 साल की सजा सुनाई। इसके बाद लैरिस ने कोर्ट में अपील फाइल की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर कुछ इस तरह शेरी और शेरी के फैमिली को 20 साल बाद जेलसी की वजह से 2 दिन ले गया।